नमस्कार। सुबह के उत्तराखंड एक्सप्रेस के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। देहरादून से खबर है, 6 फरवरी को सीएम किसानों को सस्ता लोन देंगे। 25,000 किसानों को 3 लाख का बिना ब्याज का लोन दिया जाएगा। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत देहरादून से योजना का शुभारंभ करेंगे। वहीं इस दौरान जिले और ब्लॉक में विधायक और जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक में शनिवार को कुल 17 प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं। इसमें तय किया गया है कि 8 फरवरी से राज्य के 6वीं से 12वीं क्लास के सभी स्कूल खुलेंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग एक एसओपी भी जारी करेगा। सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध को लेकर नए नियम बनाए गए हैं। अब हर तरह के कैरी बैग को बैन कर दिया गया है। थर्माकोल और प्लास्टिक क्रॉकरी पर भी बैन लगा दिया गया है। बिक्री और उत्पादन दोनों पर बैन लगाया गया है। थर्माकोल मेड प्रोडक्ट पर भी पाबंदी रहेगी। उत्पादन और इस्तेमाल करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं मनरेगा में 100 दिन का रोजगार पूरा करने वालों को 50 दिन का और रोजगार दिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार 18 करोड़ खर्च करेगी। राज्य में 2 साल के लिए शराब की दुकान मिलेगी। साथ ही ई टेंडरिंग से शराब की दुकानें आवंटित की जाएंगी। कैरी बैग हो, किसी भी आकार का, मोटाई का, माप का, रंग का प्लास्टिक कैरी बैग हो, हैंडल के साथ अथवा बिना हैंडल का हो, वो पूरी तरीके से अब प्रतिबंधित रहेगा। 8 फरवरी से कक्षा 6 से 12 तक के सभी विद्यालय भौतिक रूप से खोल दिए जाएंगे। आबकारी नीति में 2-3 चीजें प्रमुख है जो मैं बताना चाहता हूं। एक तो 2 साल के लिए दी जाएगी इस बार। हाँ, 1 साल। लॉटरी से देते थे, इस बार ई टेंडरिंग से दी जाएगी। और बातचीत करने के लिए सुनील प्रभात हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि प्लास्टिक बैन करने के लिए पहले भी इस तरह के आदेश जारी हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी उसका सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं हो पाया। अब की बार क्या प्रभावी रणनीति तैयार की गई है? देखिए अनुपम, उत्तराखंड में कोरोना से पहले यानी कि मार्च में उत्तराखंड में कोरोना की दस्तक हुई थी। उससे पहले भी साल भर पहले उत्तराखंड में सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन किया गया था। सिंगल यूज़ प्लास्टिक का मतलब होता है कि जिस प्लास्टिक को, चाहे वो प्लास्टिक की पॉलीथीन हो, चाहे स्ट्रॉ पेपर हो, चाहे प्लास्टिक की बोतल हो, जिसको आप एक बार यूज करते हैं और दोबारा उसका यूज़ नहीं होता, वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक की श्रेणी में आता है। और ये बेहद ख़तरनाक होता है इंसान के लिए भी और तमाम पॉल्यूशन के लिहाज से भी बेहद ख़तरनाक है। तो राज्य में इसको बैन किया गया था। कोरोना काल में इसमें छूट दी गई और एक बार फिर उसी रफ्तार से हर गली में, हर खोखे में, हर दुकान में आपको प्लास्टिक में चीज़ें मिल जाएंगी। हर ठेली पर आपको प्लास्टिक के गिलास मिल जाएंगे या थर्मोकोल के गिलास मिल जाएंगे। यानी कि फिर से जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन किया गया था कोरोना काल में, वो फिर उसने पूरी तरह से रफ्तार पकड़ लिया। अब एक बार फिर से कल कैबिनेट ने यह डिसीजन लिया कि राज्य में सिंगल यूज़ प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन कर लिया जाएगा और सिर्फ इसका उपयोग ही बैन नहीं होगा, जो इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं उन पर भी कड़ा जुर्माना इस पर निर्धारित किया गया है। तो यूज करने से लेकर और प्रोडक्शन तक 100 रुपये उस व्यक्ति पर फाइन पनिशमेंट लगेगा जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक का यूज करेगा, और जो इसका प्रोडक्शन करेंगे उन पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना रखा गया है। लेकिन अनुपम, हम इतने यूज टू हो चुके हैं प्लास्टिक को लेकर कि इसको पूरी तरह से लेकिन सवाल यहाँ पर ये, जिस सब इससे पहले भी पाबंदी लगाई गई थी तो उसका कोई खास असर देखने को नहीं मिला था। आप अगर किसी तरह की पाबंदी लगा रहे हैं तो उसके इंप्लीमेंटेशन के लिए किस तरह की रणनीति पर सरकार काम कर रही है, और क्या माना जाए जो अफसर काम करते हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, वो इसको प्रभावी ढंग से कर पाएंगे? देखिए अनुपम, जैसा कि मैंने कहा कि हम बेहद यूज टू हो चुके हैं प्लास्टिक को लेकर, और जब तक इसका कोई ठोस विकल्प सामने नहीं दिया जाता, यानी कि अगर आप सब्जी खरीदने जा रहे हैं, वहाँ से आप प्लास्टिक की पॉलीथीन में जो है आप सब्जी लेकर आते हैं, लेकिन जब प्लास्टिक बैन हो जाएगा, जब आप उसको पूरी तरह से प्रतिबंध कर देंगे, इसका विकल्प क्या होगा कि आप अगर बाजार से सब्जी खरीद कर अपने घर ला रहे हैं तो क्या आपके विकल्प दिया जाएगा, या उस ठेले वाले को, उस दुकानदार को क्या विकल्प दिया जाएगा कि आप प्लास्टिक की पन्नी के बजाय इस चीज़ को उपयोग करें। जब तक विकल्प, ठोस विकल्प लोगों के सामने लेकिन नहीं सुनील, एक बात बताइए, अगर हम देखें शराब की दुकानों को लेकर के जो ई टेंडरिंग की व्यवस्था, और 2 साल के लिए, अगले साल तो उत्तराखंड में विधानसभा का चुनाव होना है, ऐसे में 2 साल के को देकर के क्या मैसेज देने की कोशिश हो रही है यहां पर?
देखिए अनुपम, इसमें मैसेज से ज़्यादा ये है कि जो प्रोसेस है उसको इजी करने का, क्योंकि हर साल मार्च से पहले शराब के ठेकों के टेंडर पड़ते हैं, तो शायद इसके पीछे एक बड़ी सोच ये भी है कि बार बार पूरी मशीनरी को इस काम में न झोंका जाए, कि हर ज़िले में दोबारा से टेंडर किया जाए। और टेंडर की प्रक्रिया भी बेहद जटिल होती है, इसमें कई जो दुकानें होती है वो कई बार छूट जाती है। जैसे इस बार भी करीब 50 से अधिक दुकानें वो उठ नहीं पाई, यानी बिक नहीं पाई। सरकार को इससे बड़ी राजस्व की हानि हुई। तो इसके पीछे एक बड़ा मकसद ये भी हो सकता है कि आपने 2 साल के लिए एक बार बिल्कुल सुनील, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। सुनील हमारे संवाददाता इस बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। हरिद्वार कुंभ को लेकर बड़ी खबर है और रोज आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में बड़ी कटौती हो सकती है। राज्य सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक का कहना है कि केंद्र की एसओपी पर राज्य सरकार विचार कर रही है और अगले 1 से 2 दिन में कुंभ के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी जाएंगी। सूत्रों के मुताबिक रोज आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 10 लाख से घटाकर 5 लाख की जा सकती है। साथ ही श्रद्धालुओं के आरटी-पीसीआर कोविड टेस्ट पर भी विचार चल रहा है। एसओपी के संबंधित कुछ क्लियरिटी होनी बाकी है। कल हम लोग बैठे थे तो शायद अगले 2-3 दिन में वो क्लियर पोजीशन आ जाएगी और मैं समझता हूँ कि जो है वो सारा कुछ क्लियर होने के बाद वो सारा जो हमारी एसओपी है वो भी जारी हो जाएगी। हरिद्वार महाकुंभ में धर्मध्वजा के लिए पेड़ चिन्हित कर लिए गए हैं। अखाड़ों को धर्मध्वजा के लिए लकड़ी उपलब्ध कराई जाती है। इसके लिए मेला अधिकारी दीपक रावत साधु संतों के साथ पेड़ों की निशानदेही के लिए पहुंचे, जिसके बाद दीपक रावत ने कहा कि पेड़ों की निशानदेही हो गई है और तय समय पर अखाड़ों की परंपरा का पालन करते हुए धर्मध्वजा के लिए पेड़ों को पहुंचाया जाएगा। आपको बता दें कि कुंभ में धर्मध्वजा का बड़ा महत्व है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री आवास और सरकारों की वापसी से जुड़े तमाम मिथक हैं, लेकिन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत 18 मार्च को जहां 2 मिथक तोड़ने की तरफ बढ़ रहे हैं, वहीं 2022 में 2 बड़े मिथक तोड़ने की चुनौती उनके सामने खड़ी है। आने वाली 18 मार्च को त्रिवेंद्र सरकार का 4 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा और इस मुख्यमंत्री आवास में त्रिवेंद्र रावत के 4 साल भी पूरे हो जाएंगे। और ऐसा होने पर त्रिवेंद्र रावत उत्तराखंड में मुख्यमंत्री और उसके आवास से जुड़े 2 बड़े मिथक तोड़ने की तरफ एक कदम आगे बढ़ जाएंगे। पहला मिथक ये कि उत्तराखंड में नारायण दत्त तिवारी के अलावा किसी भी मुख्यमंत्री ने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया। और दूसरा मिथक ये कि मुख्यमंत्री आवास में अपशकुन है, जहां पूर्व सीएम निशंक और विजय बहुगुणा की सत्ता बीच में चली गई। वहीं हरीश रावत ने तो घर की तरफ देखा तक नहीं। लेकिन त्रिवेंद्र रावत इस घर में आए भी और 4 साल पूरा करने की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए 4 साल नहीं 5 साल पूरा करेंगे और 5 साल नहीं, अगली बार ये इतिहास जो उत्तराखंड का है कि सरकारें रिपीट नहीं होती हैं। मैं आज पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उत्तराखंड में दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कई तरह के भ्रम थे कि मुख्यमंत्री निवास में कोई नहीं रहता था। हमने तमाम तरह के जो भ्रम थे उनको तोड़ने का काम किया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि आवास भी अच्छा है और उसका वास्तु भी, और जो पानी और पैसे फिजूल की बर्बादी थी उन्होंने खत्म की। त्रिवेंद्र रावत का कहना है कि वो मिथकों पर नहीं बल्कि काम पर यकीन करते हैं। हमने सबसे पहले जो यहाँ पर फिजूल खर्ची थी, ये एक तरणताल बनाया गया था अंदर बहुत बड़ा। अब मेरा ये मानना है कि जिस मुख्यमंत्री के पास इतनी फुर्सत हो कि वो तरणताल में नहाए, तो फिर वो राज्य की जनता को क्या देखेगा। 50,000 लीटर पानी एक बार वो उससे बर्बाद होता था। तो हमने सबसे पहले उस फिजूल खर्ची को रोक लगाई। साफ है कि 18 मार्च को त्रिवेंद्र रावत सरकार के कार्यकाल का 5वां साल शुरू हो जाएगा और इसी के साथ 2022 में 2 और मिथक तोड़ने की चुनौती मुख्यमंत्री के सामने होगी। पहली ये कि हर 5 साल में सरकार बदलती है और दूसरी ये कि मुख्यमंत्री रहते कोई मुख्यमंत्री चुनाव नहीं जीतता। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। स्मार्ट बनते देहरादून में अब दिल्ली जैसी नहीं बल्कि नासिक जैसी मेट्रो चलेगी। मेट्रो और लाइट मेट्रो की जगह अब नियो मेट्रो की तैयारी है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्लानिंग की कमी की वजह से 5 साल से मेट्रो कागजों में ही दौड़ रही है। पूर्व सीएम हरीश रावत की सरकार ने 2016 में देहरादून में मेट्रो का सपना देखा, लेकिन बीते 5 साल में तमाम विदेशी दौरों और लाखों के खर्च के बाद भी मंत्री, सचिव और मेट्रो कॉर्पोरेशन एक फाइनल प्लान तैयार नहीं कर पाए। पहले मेट्रो की बात हुई, फिर लाइट रेल ट्रांजिट की, फिर रोपवे की और अब मेट्रो नियो की बात हो रही है।
खुद मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए विदेश दौरे कर चुके मंत्री मदन कौशिक का कहना है कि न्यू मेट्रो सस्ती है, जिसमें एक बार में करीब 100 से 150 लोग सफर कर सकेंगे और नासिक में इसकी शुरुआत हो चुकी है। नासिक में इसको लॉन्च किया है, नासिक में काम। उस आधार पर उनकी गाइडलाइन जब आई तो हम लोगों ने भी देहरादून में जो हम रोपवे कर रहे थे तो इस तरफ ध्यान गया कि मेट्रो न्यू अगर आ जाए तो ये संभव हो सकता है और अच्छा रहेगा। उसमें भी पूरी एलिवेटेड होता है या अंडरग्राउंड भी होता है या रोड पे भी हो सकता है, तीनों तरह की व्यवस्था होती है। ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट्स की माने तो मेट्रो प्रोजेक्ट में कमी प्लानिंग की है। हर साल देहरादून में ट्रैफिक और भीड़ बढ़ रही है और 5 मिनट के रूट में 25 मिनट का जाम लोगों को परेशान करता है। वहीं अफसरों का कहना है कि सबसे बड़े शहर में बढ़िया ट्रांसपोर्ट सिस्टम का प्लान बन रहा है, जिसमें मेट्रो नियो, इलेक्ट्रिक बस जैसे ऑप्शन पर काम किया जा रहा है। मेट्रो हो तो ISBT तक जाने के लिए जो रोड पे इतना जाम लगा हुआ होता है और इतना ट्रैफिक जाम रहता है, जिसकी वजह करके दुगना तिगुना टाइम लग जाता है और परेशानी अलग से होती है। यदि इस तरह की मेट्रो की सुविधा हो तो मैं ये समझता हूँ कि देहरादून वासियों के लिए, देहरादून जिले के पब्लिक के लिए काफ़ी सहूलियत हो जाएगी और प्रशासन को भी बहुत ज़्यादा आराम हो जाएगा। कई ऑप्शंस पर विचार कर रहे हैं और नियो मेट्रो का भी एक ऑप्शन उसमें अभी आया है और उस पर भी विचार करके जो भी राज्य सरकार का निर्णय होगा वो किया जाएगा। देहरादून में मेट्रो प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत करीब 45,000 करोड़ है, जबकि आने वाली मेट्रो नियो की लागत करीब 10,000 करोड़ रुपए होगी, जिसे देहरादून के लिए बेस्ट बताया जा रहा है। लेकिन बार बार बदलता मेट्रो का प्लान आखिर परवान कब चढ़ेगा, फिलहाल ये साफ नहीं है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद ऋषभ पंत की गिनती टीम इंडिया के बड़े खिलाड़ियों में होने लगी है, लेकिन इस बीच पंत एक बार फिर चर्चाओं में आ गए हैं, क्योंकि पंत अपने लिए नया घर खोज रहे हैं और इसके लिए उन्होंने सुझाव भी मांग लिए। अब ऐसे में उनके गृह प्रदेश उत्तराखंड की पुलिस ने पंत को घर आने का न्योता दे दिया है। धाकड़ विकेटकीपर बैट्समैन ऋषभ पंत अब टीम इंडिया में अपनी जगह पुख्ता कर चुके हैं। और ब्रिस्बेन के गाबा टेस्ट में कंगारुओं के खिलाफ खेली गई उनकी 89 रन की साहसिक पारी तो सालों तक याद रखी जाएगी। दिल्ली आने पर पंत का हीरो की तरह स्वागत हुआ और दुनिया भर में पंत की तारीफ हुई। अब इस बीच ऋषभ पंत के एक ट्वीट पर उत्तराखंड पुलिस ने जो जवाब दिया वो बेहद शानदार था और इसी बहाने ऋषभ को उत्तराखंड भी बुला लिया, जो कि पंत का होम स्टेट भी है। उत्तराखंड पुलिस ने ट्वीट किया, भाई आप अपने उत्तराखंड आओ, जगह भी सबकी पसंदीदा है और यहाँ की पुलिस भी दिलदार है, घर भी और घर के बाहर सुरक्षा भी, आओ अपने प्रदेश पंत जी। उत्तराखंड पुलिस ने ऋषभ पंत को उत्तराखंड आकर बसने और घर बनाने का सुझाव दे डाला। असल में इससे पहले ऋषभ पंत ने ही ट्वीट किया था कि जब से ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ घर वाले पीछे पड़े हैं कि नया घर ले लो, गुड़गांव सही रहेगा और कोई ऑप्शन हो तो बताओ। पंत के ट्वीट पर उत्तराखंड पुलिस के अलावा कई अन्य लोगों ने भी जवाब दिए और पंत को तरह तरह के जवाब दिए, लेकिन सबसे शानदार जवाब राज्य की पुलिस का ही था और पंत को अपने गृह प्रदेश उत्तराखंड में आने और घर बनाने का न्योता दे दिया। असल में ऋषभ पंत उत्तराखंड के रुड़की के रहने वाले हैं और रुड़की से उन्होंने क्रिकेट का ककहरा भी सीखा। अब ऐसे में अगर एक बार फिर ऋषभ पंत उत्तराखंड आकर अपना आशियाना बनाते हैं तो ये एक शानदार फैसला होगा और युवा खिलाड़ियों को भी उनसे प्रेरणा मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आगे बढ़ते हैं। टनकपुर रेलवे स्टेशन का पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर मंडल के जीएम ने निरीक्षण किया। इस दौरान जहां रेलवे स्टेशन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया, वहीं ट्रेन सेवाओं के सवाल पर जीएम ने कहा कि कोरोना काल की वजह से रेलवे सेवाएं प्रभावित हुई हैं। जल्द ही टनकपुर तक त्रिवेणी के साथ जन शताब्दी एक्सप्रेस भी संचालित की जाएगी। साथ ही पूर्णागिरी मेले के दौरान ट्रेनों की संख्या में श्रद्धालुओं के अनुसार संख्या बढ़ाई जाएगी। यहाँ बहुत सी फैसिलिटीज जनरेट हो रही हैं, बहुत सी सुविधाएं जनरेट हो रही हैं। गाड़ियाँ यहाँ से चलने वाली हैं, यहाँ से बहुत अच्छी वॉशिंग लाइन अवेलेबल है, डिपो अवेलेबल है। तो भविष्य में यहाँ से गाड़ियाँ और चलेंगी। इलेक्ट्रिफिकेशन जल्दी पूरा होने वाला है, तो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलेंगी, गाड़ियाँ स्पीड अप होंगी, सब कुछ होगा। थोड़ा कोविड का असर खत्म हो जाए तो सब कुछ होगा। यहाँ तो शायद
आगे बढ़ते हैं। टिहरी जिला अस्पताल बौराड़ी में रोस्टर सिस्टम लागू किया गया है, जिसके तहत 6 दिनों के लिए 6 अलग अलग ब्लॉक के मरीज इलाज के लिए आ सकते हैं। वहीं इमरजेंसी में कहीं भी कोई भी मरीज आ सकता है, लेकिन अस्पताल के इस नियम को लेकर अभी कोई जागरूकता नहीं है। इससे कभी भी कोई भी ब्लॉक का मरीज अस्पताल पहुंच जाए, इससे उसको निराशा हो रही है। वहीं सीएमएस का कहना है कि रोस्टर सिस्टम के तहत मरीज नहीं आ रहे हैं, जिससे दिक्कतें हो रही हैं। इसमें हमने 6 ब्लॉक्स को डिवाइड कर दिया है। हर डे पे एक ब्लॉक के पेशेंट्स को हम अटेंड करेंगे और इमरजेंसीज किसी भी दिन अटेंड होंगी, बट उसमें अभी पेशेंट्स को पूरी प्रॉपर तरीके से जानकारी नहीं मिल पा रही है, इसलिए वो किसी भी दिन आ रहे हैं। तो हम अपने लेवल पे जितने पेशेंट हमारे पास ओपीडी में या अल्ट्रासाउंड के लिए आ रहे हैं, हम उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि आपके ब्लॉक का ये डे है। देवप्रयाग विधानसभा की बारजूला पट्टी क्षेत्र के कई गांव में स्वीकृत सड़कों के निर्माण की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन मुख्यमंत्री के आश्वासन पर समाप्त हो गया। मांगों को लेकर पिछले 2 सप्ताह से ग्रामीण अनशनरत थे और मुख्यमंत्री से ग्रामीण प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात के दौरान 2 महीने में मांगों पर प्रभावी कार्रवाई का आश्वासन मिला। इसके बाद ग्रामीणों ने आंदोलन खत्म करने का निर्णय लिया है। दून यूनिवर्सिटी में जल्द ही सिनेमेटोग्राफी का कोर्स शुरू किया जाएगा। दून यूनिवर्सिटी के वीसी सुरेखा डंगवाल का कहना है कि पर्यटन प्रदेश होने के नाते उनका मकसद है कि दून यूनिवर्सिटी में ऐसे कोर्स संचालित किए जाएं जिससे यहां के बच्चों को कोर्स करने के बाद प्रदेश में ही रोजगार मिल सके। इसलिए उनकी प्राथमिकता में फिलहाल चल रहे कोर्सेज का ठीक से संचालन होने के साथ ही नए कोर्सेज को लाना भी है। हमारे यहाँ टूरिज्म है, सब कुछ है, और सिनेमा की जितने लोग यहाँ पे फोटोग्राफी करने आ रहे हैं, शूटिंग करने आ रहे हैं, क्या जो नीचे का स्टाफ है, जैसे आप लोग कैमरा को हैंडल करते हैं, कि हम ठीक है, हम डायरेक्टर प्रोड्यूस करने के लिए कोई बहुत बड़ा संस्थान होंगे, जब सिनेमाटोग्राफी का अच्छा संस्थान होगा तो डायरेक्टर भी आएंगे, स्क्रिप्ट राइटर भी आएंगे, लेकिन जो स्पॉट बॉयज़ होते हैं, क्या हमारे पास जो सपोर्टिंग स्टाफ है उत्तराखंड के नौजवान उस सपोर्टिंग स्टाफ की ट्रेनिंग उसमें ले सकते हैं क्या? देश के पहले वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व आसन में पक्षियों की गणना हुई, जिसके तहत आसन वेटलैंड झील में पहुंचे विदेशी पक्षियों की प्रजाति और उनकी संख्या का आकलन किया जाएगा। पक्षियों की गणना में वन विभाग की 4 टीमों ने हिस्सा लिया है। इस दौरान क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों से बर्ड वॉचर के साथ पक्षी विशेषज्ञ भी पहुंचे। आपको बता दें कि आसन वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व आसन में हर साल अक्टूबर के पहले सप्ताह से विदेशी पक्षियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाता है, तो 6 महीने के प्रवास के बाद मार्च अंत में अपने वतन वापस लौट जाते हैं। और यहाँ पे जो प्रजातियाँ हैं लगभग 340 प्रजाति लगभग हैं आसन में, और काफ़ी रेयर पक्षी देखने को मिलते हैं इस एरिया में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण साइट है, बहुत माइग्रेंट स्पीशीज आते हैं, और ये बतख के लिए एक पैसेज पॉइंट होता है। जो भी यूरोप से जो पक्षी आते हैं यहाँ पे रुकते हैं, ये उनके लिए एक बहुत ही ये हर वर्ष यहाँ पे इसमें शीत ऋतु में जनवरी के महीने में हम लोग। उत्तरकाशी से खबर है, जहां पर यमुनोत्री के गंगनानी में जल्द बारात घर का निर्माण किया जाएगा। 2 करोड़ 68 लाख की लागत से बारात घर तैयार होगा। इसके लिए भी डीपीआर तैयार हो गई है। आपको बता दें कि बारात घर की मांग 2017 से हो रही है और 2018 में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसे बनाने की घोषणा की थी। बारात घर के बन जाने के बाद एक साथ इसमें 20 शादियां हो सकती हैं और स्थानीय लोगों को एक जगह पर ही सभी सुविधाएं मिल जाएंगी। समझता हूं कि मार्च तक जो है ये कार्य प्रारंभ हो जाएगा और इसी वर्ष जो है ये पूर्ण भी हो जाएगा। तो ये एक क्षेत्र के लिए भी और सभी समाज के लिए भी मैं चाहता हूं कि इस तरह के सामुदायिक विवाह केंद्र हर ब्लॉक में बने, ताकि एक ही जगह पे जो है समाज की शादियां हों, समय बचे और समारोह भी जो है बहुत धूमधाम से हो। खबरें और भी हैं, फिलहाल ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।